गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब तक 100 क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के हरियाणा जीके और करंट अफेयर के हो चुके हैं। आज 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने किस आयोग की सिफारिश पर पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया? तो इसका आंसर है बच्चों सीमा आयोग की सिफारिशों पर। आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, किसी भी राज्य का गठन अगर करना होता है तो उसका गठन करने का अधिकार संसद के पास होता है, लेकिन संसद उससे पहले कुछ कमेटियाँ बनाती है। उन्हीं में से एक कमेटी बनाई गई थी सरदार हुकम सिंह समिति, या सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। जो कमेटी बनाई गई थी 23 सितंबर 1965 को ये कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि उस समय सरदार हुकम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष होते थे। तो इस कमेटी ने सिफारिशें दी और इन सिफारिशों के आधार पर फिर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था शाह आयोग। हालांकि ये भी 23 तारीख को ही बनाया गया था, लेकिन वो महीना अप्रैल का था, 23 अप्रैल। और फिर 1966 के टाइम पे ये बना था शाह आयोग। इसके अंदर 3 व्यक्ति थे शाह आयोग के अंदर। एक अध्यक्ष था जिसका नाम था JC शाह, और एक था श्री S दत्त, और एक व्यक्ति थे श्री MM फिलिप। ये 3 व्यक्ति इस आयोग के अंदर बैठाए गए थे। शाह आयोग की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी वो 31 मई 1966 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इन्होंने। और इस रिपोर्ट के आधार पर संसद के द्वारा एक एक्ट लाया गया, एक संशोधन किया गया जिसका नाम था पंजाब पुनर्गठन विधेयक। और ये पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो पारित किया गया ये 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया। 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया और इस एक्ट के तहत हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया और उसके लिए 18वां संशोधन लाया गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? तो शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं बच्चों। और यहीं पर हर्षवर्धन का टीला भी है इसी के आंगन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा सेनापति ने हरियाणा को सुरजिया गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? तो इसका आंसर है दौलत राव सिंधिया। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बेस बताता हूं आपको। हरियाणा 1756 से लेकर 1757 तक मराठों के अधीन रहा था। उसके बाद मराठों के साथ अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए थे जिनको आंग्ल मराठा युद्ध कहा गया है। जो पहला युद्ध हुआ था वो अप्रोक्सीमेट 1780 के टाइम पे हुआ था। उसके बाद एक 1782 के टाइम पे एक संधि हुई थी जिसका नाम था सालबाई की संधि, और उसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद 1803 से लेकर 1806 तक दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध चला था, और इस युद्ध में मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई थी और मराठों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। उसी समय एक संधि और की गई थी जिसका नाम था सुरजिया गांव की संधि, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दौलत राव सिंधिया के साथ की थी। और दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को सुरजिया गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। एक क्वेश्चन और आ जाता है बच्चों कि हरियाणा पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब था? तो वो लगभग 1809 से 10 के टाइम पे था बच्चों। हरियाणा पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हिंदू व सिख एकता का प्रतीक कौन सा गुरुद्वारा है? तो हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है बच्चों टोपियो वाला गुरुद्वारा। और टोपियो वाला गुरुद्वारा जो है बच्चों ये कैथल के अंदर पड़ता है। यहाँ पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं बच्चों यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, हरियाणा गठन के समय भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? हरियाणा। तो आपको मैं बता देता हूँ, हरियाणा 17वें नंबर का राज्य बना था। इससे पहले 16वें नंबर का राज्य बना था नागालैंड, और हरियाणा के बाद 17वां के बाद 18वें नंबर का राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना आप लोगों को, मिलान करना है बच्चों। तो मिलान है ये कि गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पर है, गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पर है, और गुरुद्वारा लाखन माजरा कहाँ पर है? तो आप लोगों को इसमें सबसे पहले तो गुरुद्वारा नाडा साहिब की अगर मैं बात करता हूं तो ये पंचकुला के अंदर पड़ता है। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर। उसके बाद गुरुद्वारा कपाल मोचन जो है
वो यमुनानगर के अंदर है, और यमुनानगर में भी एक जगह का नाम है जिसका नाम है बिलासपुर। यहाँ पर कहा जाता है कि 1687 के टाइम पे, 1787 के टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह यहाँ 52 दिन रुके थे। उसके बाद एक है गुरुद्वारा लाखन माजरा। लाख रुपए आने के बाद भी कई व्यक्ति रोने लग जाते हैं, तो लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक के अंदर है, और कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर से संबंधित गुरुद्वारा है ये लाखन माजरा। जब गुरु तेग बहादुर शहीदी देने जा रहे थे तब यहाँ पर 13 दिन रुके थे, और उनको गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया था, और मुगलों ने 5वें गुरु अर्जुन देव को भी मरवाया था, और मुगलों में वो जहांगीर ने मरवाया था। औरंगजेब ने तो किसको मरवाया? गुरु तेग बहादुर को। और अर्जुन देव को किसने मरवाया बच्चों? जहांगीर ने मरवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा मानवाधिकार का चेयरमैन जो है एस के मित्तल नाम का व्यक्ति है, और हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 2012 के अंदर। उसके बाद हरियाणा में कितने फीसदी जंगल करने का लक्ष्य रखा गया, मतलब कितने फीसदी वन निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 7% करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ था? तो क्षेत्रीय फार्मूला 1956 में लागू हुआ था बच्चों। थोड़ा सा इसका मतलब बेस तैयार करते हैं हम। 1953 के अंदर एक आयोग बनाया था सेंटर लेवल के ऊपर, जिसका नाम था फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग को कहा गया था कि भाई आप अपनी रिपोर्ट में बताओ कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फजल अली 1955 के टाइम पे रोहतक के अंदर आए थे, और वहाँ पर उस समय हरियाणा को भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने का दिलासा भी दिया था इन्होंने। लेकिन जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात कही गई, लेकिन उसमें कहीं पर भी हरियाणा का जिक्र नहीं था। इसलिए हरियाणा के अंदर वापस कौन सा फार्मूला लागू हो गया? क्षेत्रीय फार्मूला हरियाणा के अंदर लागू हो गया। तो क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ था? तो ये तारीख भी अगर पूछ ली जाए तो 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ था। और किस संशोधन के तहत? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत ये लागू हुआ था। और 2 तरीके से फिर क्षेत्रों को बांट दिया गया था, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। लेकिन ये क्षेत्रीय फार्मूला कब असफल हो गया था? ये हो गया था बच्चों 1957 के टाइम पे, 1957 के टाइम पे ये असफल हो गया, जब पंजाब के सीएम बने थे प्रताप सिंह कैरू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इनका मिलान करना है कि बूजनी कहाँ पर पहना जाता है, चोप कहाँ पर पहनी जाती है, मेहमद कहाँ पर पहना जाता है, और भैया आपके पास लौंग जो है वो कहाँ पर पहना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो बूजनी है, बूजनी वो कान में पहनी जाती है। कान के अंदर पहने वाले है बाली, झुमका, झुमकी, कर्णफूल, बूजनी। फिर से सुन लो, बाली, झुमका, झुमकी, कर्णफूल, बूजनी, ये कान में पहने जाते हैं। उसके बाद माथे के ऊपर पहना जाता है बोरला, मेरा बोरला घड़ा दे, ओ नदी के बीरा, एक टिक्का और एक मेहमद। बोरला, टिक्का, मेहमद माथे के ऊपर, कान के ऊपर भी पता चल गया। उसके बाद नाक में पहने जाते लौंग, नकेसर, नथ, पुरली, कोका। उसके बाद कमर पर जो पहने जाते हैं वो कणकती, तागड़ी, चोप, ये पहने जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। बूजनी जो हो गया वो कहाँ पर हो गया? बूजनी कान के अंदर हो गया बूजनी। चोप जो हो गया वो कमर के ऊपर हो गया। मेहमद जो हो गया वो माथे के ऊपर हो गया, और लौंग जो हो गया वो नाक के अंदर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर देश का राष्ट्रीय गान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर किस हरियाणवी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका आंसर है बच्चों मनीषा पायल। और ये मनीषा पायल हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बनावली की निवासी है बच्चों। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में उपभोक्ता की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है बच्चों ई फाइलिंग पोर्टल। अर्थात उपभोक्ता अपने केस अब वेबसाइट पर कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल करवा सकते हैं ई फाइलिंग के तहत। उसके बाद हरियाणा के गठन के समय लोकसभा कौन सी थी? तो हरियाणा के गठन के समय लोकसभा थी, तीसरी लोकसभा थी बच्चों।
और उस लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उस समय वो कौन थे, आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वो कौन थे बच्चों, सरदार हुकम सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सबसे पहले किस व्यक्ति ने वर्तमान हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की बात उठाई थी? तो ये उठाई थी बच्चों 1926 में, जिनका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन, इन्होंने कहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1928 के टाइम पे 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने भी इस बात को दोहराया था। और फिर 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने कहा था कि इनकी ना तो भाषा मिलती ना इनका रहन सहन मिलता, इसलिए इनको दिल्ली में मिला दिया जाए। और 1946 में सीतारामैया ने भी इस बात का समर्थन कर दिया था। ठीक है, और 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो दमतान साहिब गुरुद्वारा जींद के अंदर है बच्चों, क्योंकि धर्म अभी कुछ लोगों के अंदर जिंदा है तो इसलिए जिंदा से बन गया जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था सदाशिवराव ने। किसने करवाया था? सदाशिवराव ने। और ये मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है और यहीं पर नवी पातशाही गुरुद्वारा भी पड़ता है। स्थानेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो पुष्यभूति ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण करवाया था सदाशिवराव ने। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को अब किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इनको स्वच्छता दूत के नाम से पुकारा जाएगा बच्चों। उसके बाद हरियाणा के किस शहर में राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो ये नारनौद में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है बच्चों? नारनौद में बनाया जा रहा है। नारनौद के राखीगढ़ी गांव में, नारनौद में ही पड़ता राखीगढ़ी गांव, जो एक पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है राखीगढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा के किस जिले में नागा बाबा की समाधि का मेला लगता है? तो नागा बाबा की समाधि का मेला अंबाला के अंदर लगता है बच्चों। उसके बाद छठी पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पर है? नवी पातशाही आ जाए तो भी कुरुक्षेत्र, छठी पातशाही आ जाए तो भी कुरुक्षेत्र, लेकिन नवी पातशाही के पास पड़ता है स्थानेश्वर मंदिर, उसी प्रकार छठी पातशाही के पास पड़ता है सनित सरोवर। सनित सरोवर पड़ता है यहाँ पे। और सनित तीर्थ जो है वो विष्णु से संबंधित माना जाता है। कहा जाता है 7 सरस्वती नदियों का संगम भी सनिहित सरोवर में होता है। 7 नदियों का संगम कहाँ पर होता है? सनित सरोवर में होता है। और कहा जाता है रावण ने शिव की पूजा भी यहीं पर की थी, सनित में। ठीक है, और अमावस्या के दिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों? स्नान होता है। ठीक है, और उसी दिन मेला लगता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।